नमस्कार, न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 8 जुलाई, दिन गुरुवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान कई जिलों में हुआ बवाल, चली कई राउंड गोलियां। यूपी मिशन के लिए बहराइच पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, सपा का बिना नाम लिए बोले, हम जोकर नहीं रिंग मास्टर हैं। हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। चित्रकूट में राम भद्राचार्य से मिले मोहन भागवत। राम भद्राचार्य ने आरएसएस चीफ के डीएनए वाले बयान को बताया गलत। आज मैंने मुझसे कहा था, ये बात मैंने उससे कही थी, आपका बयान मिशन को नहीं आया। मोदी योगी पर मायावती और अखिलेश यादव का हमला, कैबिनेट में फेरबदल होने पर उठाए सवाल। यूपी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी दस्तक, गोरखपुर और देवरिया में मिले 2 मरीज, एक की मौत। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर हलचल जारी है। गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रदेश में अलग अलग जिलों में जमकर हंगामा हुआ। सीतापुर, झांसी, उन्नाव, पीलीभीत, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या समेत कई जिलों में झड़प, हाथापाई और फायरिंग की नौबत आ गई। इन अलग अलग घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। बुलंदशहर में बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए तो सीतापुर में नामांकन के दौरान कई राउंड फायरिंग हो गई, जिसमें लोग घायल हो गए और पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। अयोध्या और पीलीभीत में भी सपा, निर्दलीय और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच हाथापाई और मारपीट की घटना हुई है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। जगह जगह भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। वहीं अंबेडकर नगर में बसपा के पूर्व मंत्री लालाजी वर्मा के हाथ से पर्चा छीनने की कोशिश की गई। बसपा नेता की बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर यह गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों पक्षों में बवाल हो गया। इसी तरह फतेहपुर में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों की भिड़ंत हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है। ये सब जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में उन्होंने पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इसके बाद बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान एआईएमआईएम चीफ ने योगी सरकार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। और मजलिस का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आकर मुझसे कह रहे हैं कि मजलिस को डिवाइड करती है, बताओ मैं 2014 और 19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लाया, तुम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके, तो नाकामी और नाहली तुम में। हम तुमसे कहना चाहते हैं कि संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को हम शिकस्त देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए और जो उम्मीदवार आपके सामने होगा उसको कामयाब करिए। मैं आपसे एक और अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, कितनों ने वैक्सीनेशन लिया है कोविड का? हाथ उठाइए। एक लिया या 2 लिया आपने? यही तो मसला है योगी आदित्यनाथ से। 2 वैक्सीन देना है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% लोगों को 2 वैक्सीन लगाए। हम योगी आदित्यनाथ से कहना चाह रहे हैं कि पहले वैक्सीन दिलाइए, उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाइए। पहले आपकी नाकामियों और नाहली की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि वैक्सीन लीजिए और अपनी जान को बचाइए।
और मजलिस को संकल्प से होगा। जिसकी हुकूमत ने उनको बेवा बना दिया कोविड के सेकेंड वेव में, उन बच्चों से होगा जो यतीम हो गए, जो बीजेपी की सरकार ने उनके माँ बाप को बचाने का काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिनको इस हुकूमत ने यतीम बना दिया। उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी का मुकाबला होगा उन नौजवानों के साथ जिनको 4.5 साल में बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज बीजेपी का मुकाबला इन तमाम लोगों से होगा। ये मीडिया ये चाहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत को सामने रखकर योगी का मुकाबला किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी एक शख्स का नाम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान उन बेवाओं के लिए, इंसाफ के लिए उठेगी। उन बच्चों को जिनको यतीम बना दिया गया, उन यतीमों के इंसाफ के लिए उठती रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी की आवाज एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि उनका यूथ नौजवानों के ख्वाबों को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का नाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब और कामरान करेंगे। उसको हमारी आवाज बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ले जाएंगे। और वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से कुछ हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा। ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। हालात मामूल पर आएंगे तो और भी दल से होंगे और आपसे मुझे बात करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया, सलाम अलैकुम। कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है। हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 3 दिनों से चित्रकूट में हैं। इस दौरे के दौरान वे पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से शिष्टाचार भेंट करने के लिए तुलसी पीठाश्रम गए। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। भागवत से मुलाकात के बाद रामभद्राचार्य ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान अनुकूल नहीं है। देखिए क्या होता हो तो वो जाने, हमको बुलाया नहीं गया है और हम जाएंगे भी नहीं बुलाने पर भी। और तो चूंकि मैं एक पीठ का अधिपति होते से उन्होंने मेरे यहाँ आना उचित माना। मैंने उनको आशीर्वाद दिया। किस चीज पर किस चीज बस राष्ट्र देव भाव, राष्ट्र को देवता मानो। नमस्ते सदा बदले माते हो। गुरु जी, जैसा भी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था, डीएनए सबका एक है भारत देश में। आपने कहा कि राष्ट्र देवो भव, तो इन दोनों बातों को जोड़ के कैसे देखा जा सकता है? आज मैंने मुझसे कहा था, ये बात मैंने उससे कही थी कि आपका बयान मुझे अनुकूल नहीं आया। इसके बाद क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भागवत ने कहा था कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वह हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रालयों में बदलाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबा चौड़ा ये बदलाव करके केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। देश की जनता बदलाव की राह देख रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शीतल।
मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल किए गए लंबे चौड़े विस्तार और फेरबदल से साफ जाहिर होता है कि वो अपनी नीतियों और कार्यकलापों पर फेल हुई है और अब वो इस पर पर्दा नहीं डाल सकती और न ही इसको लेकर लोगों को गुमराह कर सकती है। ऐसे में देश की बदहाल स्थिति को देखते हुए परिवर्तन की जरूरत है। इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जनहित और जनकल्याण के सभी मोर्चों पर ज्यादातर फेल हुई है और कोरोना महामारी में इसकी सभी नीतियां फेल हुई हैं और इनकी झूठी घोषणाओं से जनता भी काफी दुखी है। वहीं दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट ने फेरबदल को लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से बीजेपी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है। जरूरत केवल डिब्बे नहीं, पूरी ट्रेन को बदलने की है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब यूपी में भी अपने पैर पसारने लगा है। पूर्वी यूपी में नए वेरिएंट की दस्तक से दहशत का माहौल है। गोरखपुर और देवरिया में 2 मरीजों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट होने की पुष्टि हुई है। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरे मरीज की तबीयत अब ठीक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। गोरखपुर की रहने वाली 23 साल की MBBS स्टूडेंट के शरीर में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। लड़की मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है, लेकिन वह BRD मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 26 मई को वह पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब उसकी हालत में सुधार है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से जिस एक मरीज की मौत हो गई है, वह मरीज यूपी के देवरिया का रहने वाला है। उसकी उम्र 66 साल थी। बताया जा रहा है 17 मई को वह पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जून में ही उसकी मौत हो गई थी। मरीज की मौत से पहले ही उसके सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं 27 मरीजों में डेल्टा और 1 मरीज में कापा वेरिएंट पाया गया है। एक मरीज में कापा वेरिएंट मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कापा वेरिएंट ने UK और US में काफ़ी कहर बरपाया था। डेल्टा प्लस और कापा वेरिएंट मिलने का यूपी में ये पहला मामला है। इस खबर के बाद से डॉक्टर की भी चिंता काफ़ी बढ़ गई है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या अभिनेता की, आपको वो पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज़ और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। लाइफ में बहुत जल्दी हो रखी है, मुझे अभी लग रहा है जल्दी हर जगह नहीं, कई कबार होता है हम लेट भी हो जाते हैं, कई कबार जल्दी आ जाते हैं। मतलब अभी मुझे नहीं मिला ट्रैफिक आज, तो मैं जल्दी आ गई। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।